नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश कुमार द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष वर्णमाला पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसे समझने का प्रयास कीजिए। कल हम लोगों ने स्वर वर्ण के प्रकार इस टॉपिक पर अपनी पढ़ाई एंड की थी। आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग है हमारा स्वर वर्ण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ वॉवेल्स। तो हमने कल आपको बताया था कि स्वर वर्ण के प्रकार हम 4 आधारों पर बता सकते हैं। मैंने स्वर वर्ण 4 प्रकार के होते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि स्वर वर्ण के प्रकार यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको 4 आधारों पर स्वर वर्ण के प्रकार बता सकता हूँ। और मैं नहीं, ये किताब की बात कर रहा हूँ। तो 4 आधार कौन कौन से हैं? उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर, जीवों की क्रियाशीलता के आधार पर और आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। कल हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। यानी कि स्वर के अगर भेद आपसे पूछेगा ना तो कोई कोई आधार दे करके पूछता है। पूछ लेगा कि भाई उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन में 3, 4, 5, 6 ऐसा रहेगा तो 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। या मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं तो आपका 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही इसके आधार पर स्वर के भेद पूछेगा तो उत्तर कुछ और होगा। इसके आधार पर स्वर के भेद पूछेगा उत्तर कुछ और होगा। इसके आधार पर स्वर के भेद पूछेगा तो उत्तर कुछ और होगा। ठीक है। तो हम बारी बारी से चारों को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट वाला हम डिस्कस करते हैं, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि उच्चारण काल को ही हम मात्रा कहते हैं। परिभाषा है ना मात्रा की कि वर्णों के उच्चारण काल को ही मात्रा कहते हैं। मतलब वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा कहते हैं। मतलब किसी वर्ण को जितने समय में आप उच्चारित करते हैं, किसी वर्ण को जितने समय में आप प्रोनाउंसिएट करते हैं, वो समय व्याकरण की भाषा में मात्रा कहलाता है। तो उच्चारण काल यानी कि उच्चारण समय और मात्रा बोथ आर द सेम, दोनों एक ही बात है। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? चाहे पूछे मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, आंसर कितना होगा? 3। और वो 3 भेद कौन कौन से हैं ये नाम जान लीजिए। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये 3 नाम जानना ही जरूरी है, क्योंकि आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर भेद उच्चारण काल के आधार पर स्वर भेद नहीं माना जाता। जैसे सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर भेद उच्चारण काल के आधार पर नहीं माना जाता। ऑप्शन है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, पश्च स्वर। तो पश्च स्वर आपको नहीं माना जाता। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, ह्रस्व स्वर को ही हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। क्यों, आगे डिस्कस करेंगे आपसे। अभी बस जान लीजिए कहते हैं। एक चीज और जान लीजिए, ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर को हम संधि स्वर भी कहते हैं और प्लुत स्वर का बस तुरंत वही नाम है। और ह्रस्व को मूल क्यों कहते हैं या फिर दीर्घ स्वर को संधि स्वर क्यों कहते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी बस यह जान लीजिए कि भाई तीनों एक ही बात है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि ह्रस्व स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मूल स्वर, संधि स्वर, विपरीत स्वर, कुछ ऐसे करके दे देगा तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मूल स्वर। तो ये सारी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई ह्रस्व को मूल क्यों कहते हैं, दीर्घ को संधि क्यों कहते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा उसके लिए। तो सबसे पहले हम तीनों कुछ भी पढ़ना है तो सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर को पढ़ते हैं कि भाई ह्रस्व स्वर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, स्वर आपके 11 हैं। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। आ, ई, फिर आपका है उ, फिर आपका है रि, फिर है ए, फिर है ए, फिर है ओ और फिर है औ। ये 11 स्वर होते हैं। इन्हीं 11 में से कुछ ऐसे हैं जो ह्रस्व हैं। तो हमें जानना है कि ऐसे कौन कौन से हैं जो ह्रस्व हैं और क्यों ह्रस्व हैं। तो देखिए, ह्रस्व स्वर की परिभाषा बताया गया कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। माने इन 11 में ऐसे जितने भी हैं, इन 11 में ऐसे जितने भी हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगे, उन्हीं को आप ह्रस्व कहेंगे। ठीक है। अब किसी ने कहा भाई सबसे कम मतलब, तो कहा एक मात्रा का समय। तो यहाँ से सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि एक मात्रा के समय में या एक मात्रा के काल में उच्चारित होने वाले स्वर कहलाते हैं। ये मैं जितने क्वेश्चन ओरली बोल रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूँ, इन सारे प्रश्नों को लिखित रूप से मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दूँगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नए नए तरीके से प्रश्न और सब कुछ आपके लिए उपलब्ध करा सकूँ। तो एक मात्रा के काल में उच्चारित होने वाला स्वर क्या कहलाता है? तो वही हर्ष स्वर कहलाता है। अब एक मात्रा का मतलब क्या हुआ? मात्रा का मतलब देखिए, मात्रा का मतलब तो किताब में कुछ नहीं दिया है। मात्रा का मतलब बस वही है कि उच्चारण का एक मात्रा के समय है, मतलब जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगा। अब ये एक मात्रा का समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये हम कैसे जानेंगे? तो इसको समझने के लिए ना प्रैक्टिकली आप मात्रा का मतलब सेकंड समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? सेकंड मतलब जिसको इन 11 में से जिसको आप एक सेकंड में बोल पाते हैं, इन 11 में जिनको आप एक सेकंड में बोल पाते हैं उनको आप ह्रस्व कहिएगा। अगर आपको सही प्रोनाउंसिएशन आता है, यहाँ तो आप लोगों को सही प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता, हम लोग गलत उच्चारण करते हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं आ ई, मतलब सबका प्रोनाउंसिएशन टाइमिंग सेम रखते हैं। ऐसा नहीं होगा। ये व्याकरण है, ये भाषा विज्ञान है, इसमें बड़ी बारीकियाँ होती हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? आ ई, ये देखिए कैसे पढ़ते हैं। आ, फिर ई, फिर ऊ, फिर रि, फिर ए, ओ, और ये साउंड देख रहे हैं। मतलब इसको बोलने में हम कम समय देंगे, मुश्किल से 1 सेकंड। ज़्यादा दे देंगे तो गलत प्रोनाउंसिएशन होता है। फिर इसमें थोड़ा ज़्यादा देंगे। आ, ई, उ, रि, ए, ओ, ये है सही प्रोनाउंसिएशन। 1 सेकंड के समय में ये बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है और ये बोला जा रहा है। बाकी सब में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। तो 4 ही को बोलने में सबसे कम समय लग रहा है। इसलिए ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी बताई गई भैया? 4। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 4। अब चूंकि ह्रस्व को ही एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अच्छा, एक मात्रिक स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ह्रस्व के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगने से एक मात्रिक स्वर कहते हैं। तो आपसे सवाल पूछ सकता है एक मात्रिक स्वर कितने होते हैं? तब भी आंसर होगा 4। 2 प्रश्न बन गया। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? आंसर है 4। एक मात्रिक स्वर कितने होते हैं? तब भी आंसर है 4। और चूंकि ह्रस्व को मूल स्वर भी कहते हैं, तो इसलिए आपसे पूछ सकता है मूल स्वरों की संख्या कितनी है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मूल स्वरों की संख्या भी कितनी बताएंगे? 4। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछे, चाहे एक मात्रिक स्वरों की संख्या पूछे, चाहे मूल स्वरों की संख्या पूछे, आंसर 4 ही होगा। और चारों को पहचान लीजिए, यही है। इसलिए पहचान लीजिए क्योंकि आपसे सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है। ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है, फिर दे देगा ई, फिर दे देगा रि और फिर दे देगा ऊ। सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है। अगर आप पढ़े हैं तो आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से सब समझे रहिएगा। अच्छा, मूल स्वर क्यों कहते हैं ये हम आगे बताएंगे। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए उसके लिए। अब दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो कहा भाई जिन स्वरों के उच्चारण में, अब ध्यान दीजिएगा, ये 4 तो आपके हो गए ह्रस्व। अब बचा आपका कितना? 7। उन्हीं 7 में से कुछ दीर्घ होगा। तो कौन है दीर्घ? तो कहा भाई जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना। अब ह्रस्व से दुगुना कितना होगा? अगर ह्रस्व में 1 है तो 1 का दुगुना 2, इसलिए मैंने लिख दिया 2 मात्रा का समय लगता है। तो 2 मात्रा के काल में उच्चारित होने वाले स्वर क्या कहे जाते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का अन्य नाम है द्विमात्रिक स्वर। कौन सा स्वर? द्विमात्रिक स्वर। अब ध्यान दीजिएगा, इसी को संधि स्वर भी कहते हैं, है ना? ध्यान दीजिएगा, संधि स्वर बोल रहा हूँ, स्वर संधि नहीं बोल रहा हूँ, दोनों 2 चीजें हैं। ये देखिए, एक संधि स्वर है और एक स्वर संधि है। यहाँ से जब सवाल पूछता है तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे अधूरी जानकारी लेकर के परीक्षा में जाते हैं। दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहते हैं, उनको पता नहीं है। और संधि स्वर कितने होते हैं सवाल पूछे तो आंसर 5 मार्क के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्वर संधि पढ़ के गए हैं, ये पढ़ के गए हैं। ये बच्चा पढ़ के जाता है संधि चैप्टर में। संधि के 3 भेद होते हैं ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो बच्चा स्वर संधि पढ़ के जाता है। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो बच्चे के दिमाग में वही 5 ही रहता है
और आपसे जब सवाल पूछता है कि संधि स्वर कितने होते हैं तो बच्चा 5 मार के आ जाता है, उसको लगता है कि स्वर संधि पूछ रहा है। स्वर संधि नहीं, ये संधि स्वर है। ध्यान दीजिएगा, दोनों पदों में एक ही बात है, बस शब्दों का क्रम अलग अलग है। यहाँ संधि पहले स्वर बाद में, यहाँ स्वर पहले संधि बाद में, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि दीर्घ स्वर को ही संधि स्वर कहते हैं, तो दीर्घ स्वर जितने होंगे उतना ही संधि स्वर होगा। लेकिन इसको स्वर संधि से मत जोड़िएगा, वो अलग चीज़ है, वो संधि का मसला है, ठीक है। और संधि स्वर फिर से सुनिए, संधि स्वर किसका पार्ट है, किसका टॉपिक है? ये संधि चैप्टर का है, और सॉरी ये वर्ण विचार चैप्टर का है। और स्वर संधि किसका टॉपिक है? ये संधि चैप्टर का टॉपिक है। ये वर्णमाला का टॉपिक है और ये संधि का टॉपिक है, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। तो भाई यहाँ आ जाइए वापस, जिन स्वरों के उच्चारण में हरस्व से दुगना, एक से दुगना, तो जब आप पढ़ रहे थे आ, देखिए बहुत ज़्यादा खींचना भी नहीं है, आ ई ऐसा नहीं पढ़ा जाता, आ मतलब एक से थोड़ा ज़्यादा 2 सेकेंड, ई 2 सेकेंड, ऊ 2 सेकेंड, ए 2 सेकेंड, ए 2 सेकेंड, ओ 2 सेकेंड, ओ 2 सेकेंड। तो इन 4 को छोड़ के बाकी सबको 2 सेकेंड में आप प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, उच्चारित कर रहे हैं। तो बच्चे कितने 7, यानी कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हुई 7। तो दीर्घ स्वरों की संख्या पूछा जाए, उत्तर होगा 7। द्विमात्रिक स्वरों की संख्या पूछा जाए तो भी उत्तर कितना होगा 7। और संधि स्वरों की संख्या पूछा जाए तो भी उत्तर 7 होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्वर संधि की संख्या पूछे, यानी कि स्वर संधि कितने होते हैं, ये वाला, तो उत्तर होगा 5, दीर्घ गुण वृद्धि अणाया। और संधि स्वर कितने होते हैं तो उत्तर होगा 7। अब क्यों संधि स्वर कहते हैं भाई, आगे बताएंगे। फिर आप देखेंगे ना, इसमें भी डिवाइडेशन है, इन्हीं 7 में, जिसे आप संधि स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं या फिर दीर्घ स्वर कहते हैं, इन्हीं 7 में 2 भाग किया गया है, एक को सम दूसरे को विषम, एक को सजातीय दूसरे को विजातीय, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम आगे अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। अब अच्छा, एक थोड़ा सा डाउट और मैं आपका क्लियर करूँ। बहुत सारे लोगों के द्वारा बताया जाता है कि दीर्घ स्वर 3 ही होते हैं। अब कुछ सड़क छाप किताबें, सड़क छाप किताबें मतलब जानते हैं, जो ऑथेंटिक नहीं, जो प्रामाणिक नहीं, उन किताबों में दीर्घ स्वरों की संख्या 3 लिखी रहती है। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, तो 3 सही नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं 7 बता रहा हूँ वहाँ पे तो 3 लिखा होता है। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों वो रॉन्ग है? अच्छा देखिए, किस ऐसा नहीं कि मैं, ये जितनी भी प्रामाणिक किताबें हैं ना, शुद्ध किताबें हैं, विद्वत लिखित किताबें हैं, उनमें आपको दीर्घ स्वरों की संख्या 7 ही मिलेगी। और मैं उनका फेवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 7 के फेवर में कॉन्सेप्ट है, और जहाँ कॉन्सेप्ट है वहीं मैं खड़ा, कॉन्सेप्ट से खिलाफ नहीं करता मैं। तो अब आगे आपको अगले वीडियो में आपसे डिस्कस कर लूँगा कि भाई दीर्घ स्वरों की संख्या 3 क्यों नहीं सही है, 7 ही क्यों सही है, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पेशेंस रखिएगा। तो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई दीर्घ स्वरों की संख्या 3 क्यों नहीं सही, 7 क्यों सही। दूसरी बात, इसके 2 भेद कौन कौन से हैं भाई, सम विषम। ये सम विषम क्या है? एक बार एग्जाम में पूछा था लेखपाल के, या ऐसे बहुत सारे एग्जाम में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय स्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय स्वर है। अब लड़का कंफ्यूज हो गया कि भाई विजातीय स्वर क्या होता है। विजातीय स्वर तो हम पढ़े ही नहीं, क्योंकि बच्चा इतना कहाँ पढ़ के जाता है, वो तो बस इतना पढ़ेगा कि भैया स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष और दीर्घ प्लव, हर्ष की संख्या 4 है, दीर्घ की संख्या, वो भी कंफ्यूज रहता है 3 है कि 7 है, और प्लुत को लेकर के तो बस इतना पढ़ के जाता है। वो सजाती भी जाती पढ़ा है, यहाँ मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगा, एक भी पॉइंट छोड़ने नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कह रखा है, पहले ही आपसे कह दिया है कि अगर आप हिंदी व्याकरण को अच्छे से आत्मसात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हिंदी व्याकरण से संबंधित बनने वाला एक भी प्रश्न गलत ना हो, प्लीज़ मेरे फॉलो कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि
में हवा नहीं पढ़ाता, मैं प्रमाण के साथ विद प्रूफ आपको फैक्ट देता हूँ। ये है, आगे डिस्कस करेंगे। और क्लुप्त स्वर है कि भाई जिन स्वरों के उच्चारण में हरस से तिगुना हरस से तिगुना मतलब हरस में एक है तो एक का तिगुना कितना होगा 3, तो 3 मात्रा का समय लगता है, उसे आप क्या कहते हैं, क्लुप्त स्वर। तो आपसे सवाल पूछता है कि भैया 3 मात्रा के काल में उच्चारित होने वाला स्वर क्या कहलाता, तो आंसर हो जाएगा क्लुप्त स्वर। और क्लुप्त स्वर का ध्यान दीजिएगा, ये चिन्ह है, सही चिन्ह यही है। और आजकल बहुत सारी किताबों में ऐसे भी बना हो रहता है, सही मायने में अवग्रह चिन्ह है। किसका चिन्ह है ये, सही मायने में देखा जाए तो ये अवग्रह का चिन्ह है। लेकिन ठीक है, मतलब ये क्लुप्त के रूप में भी पॉपुलर हो गया, तो इसे क्लुप्त मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो असली चिन्ह है वो ये, ठीक है। तो इसे आप चिन्ह मानिए क्लुप्त का, या इसे चिन्ह मानिए, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये क्लुप्त स्वर नहीं है, ये क्लुप्त स्वर नहीं है। लड़के कितना गलत इन्फॉर्मेशन पता नहीं कहाँ से गेन कर लेते हैं। मेरे अध्यापन काल में मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो इसको प्लुत स्वर समझते हैं। ये प्लुत स्वर नहीं है भाई, ये प्लुत स्वर नहीं है, ये प्लुत स्वर का चिन्ह है। एक कॉमन सेंस की बात देखिए ना, आप ये क्लासिफिकेशन हर्ष और दीर्घ प्लुत का किस में कर रहे हैं, उसी 11 स्वर में तो कर रहे हैं। ये हर्ष और दीर्घ प्लुत में बंटवारा किसका कर रहे हैं, उन्हीं 11 का तो कर रहे हैं। मतलब उन्हीं 11 में हर्ष और दीर्घ प्लुत मिलना चाहिए। तो उन्हीं 11 में तो 4 हरस मिल गया, उन्हीं 11 में दीर्घ भी मिल गया, तो उन्हीं 11 में प्लुत भी होना चाहिए। अब आप बताइए, उसी 11 में ये कहीं दिखते हैं, आप नहीं दिखते हैं, तो फिर कैसे इसको आप प्लुत स्वर मानते हैं? नहीं, ये प्लुत स्वर नहीं है, ये प्लुत स्वर का चिन्ह है। तो प्लुत स्वर क्या है, यही चिन्ह जिस भी स्वर के आप आगे लगा देंगे ना, वो स्वर प्लुत स्वर हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये प्लुत स्वर, ये प्लुत स्वर, ये प्लुत स्वर, समझे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अभी मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ। जैसे आपसे किसी ने पूछा ये कौन सा स्वर है, तो हरस स्वर। ये किसी ने पूछा कौन सा स्वर है, अब ये हरस नहीं, अब ये प्लुत स्वर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा और मैं पढ़ाने के लिए उत्साहित होऊंगा और अपना बेस्ट करने के लिए मजबूर होगा, ज़रूर बेस्ट करूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।